या तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर देखा कि हम लोग स्प्रिंग बूट में किस तरीके से हमारा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है और क्या क्या हमारे पास में जो हमारे एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्विकली रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि हमारी टेक्नोलॉजी है ये J2 AC J2 EE। तो पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, हमारे पास में एप्लीकेशन के लेवल लेवल पे क्या होती है, ये लेयर्स होती है। एप्लीकेशन के लेवल पे हमारे पास में क्या होती है, ये लेयर्स होती है। तो एक हमारे पास में जो है वो हमारी ये एज ए ये प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर हो जाएगी हमारे पास में ये। ये हमारे पास में ये हो जाएगी हमारे पास में सर्विस लेयर, और ये हमारे पास है परसिस्टेंस लेयर या हम उसको बोलते हैं डेटा एक्सेस लेयर। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमारे पास में है ये। तो हम उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अब जब हम आगे देखने वाले हैं वो एक्चुअली में हमें ये लेयर्स के कारण ही हमें वो अंडरस्टैंड होगा। क्योंकि स्प्रिंग बूट को जो हम बेसिकली वो फेमस इसलिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के कारण। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन पर्टिकुलरली लेयर्स पे हम लोग वर्क करेंगे टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक तो जो है वो टू मच कोडिंग करना पड़ेगी। तो जेडीबीसी के लेवल पे सर्वलेट के लेवल पे बहुत कोडिंग करना पड़ेगी। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी खुद को देखना है। फिर ऑब्जेक्ट के लेवल पे जो भी हमारे पास में डिज़ाइन पैटर्न लगते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे एक स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, जैसे कि लेयर बेस्ड अप्रोच है तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट करी। अब सब उठा के एक पैकेज में भी रख दो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं उसकी अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं हम लोग पैकेजिंग करते हैं ये। हमको डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर, सिंगलटन फैक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न होते हैं हमारे पास में जो हमें जो मैनुअली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो हमें सारा जो कॉन्फ़िगरेशन राइट भी करना है और उसको वहाँ पर कोडिंग में उसको रीड भी करना है। तो सबके लिए कोडिंग करना पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमको यहाँ पर कोड करना पड़ेगा। लाइक हम लोग प्रॉपर्टी फाइल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है लाइक डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसी भी तरीके के हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पर, उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल वगैरह रीड करते हैं या एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और प्रॉपर्टी फाइल में या एक्सएमएल में यदि कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो हार्ड कोडेड फिर जावा में राइट करो, जैसे जेडीबीसी स्टार्टिंग में लर्न करते हैं जेडीबीसी। तो ड्राइवर वगैरह जो यूज़र नेम पासवर्ड कोडिंग के अंदर ही डाल देते हैं, जावा कोड के अंदर ही डाल देते हैं। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेबल पार्ट रहता है वो किसी प्रॉपर्टी फाइल में हमें डालना पड़ता है। क्योंकि वो चेंज होता रहता है। वो अब सब जावा में डाल दोगे सोर्स कोड में सब डाल देंगे तो बार बार क्या करना पड़ेगा, फिर कोड के चेंज करो,
डेटाबेस चेंज हुआ तो कोड को चेंज करो, फिर से कंपाइलेशन करो। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, ये डायनामिकली रन टाइम वैल्यू रीड करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, एक्सएमएल का यूज़ करते हैं। जावा बेस्ड करने जाओगे तो फिर हार्ड कोडेड रखोगे, बार बार कंपाइलेशन करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है कि काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं यहाँ पर ये। तो किसी भी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें जो होती है वो रिपीटेडली परफॉर्म होती है, बार बार परफॉर्म होती है। तो ऐसे कोड को हम लोग बोलते हैं बायलर प्लेट कोड। जैसे कि डेटाबेस ऑपरेशन कर रहे हैं तो बार बार ड्राइवर को लोड करना, कनेक्शन को गेट करना, ये क्या हो जाता है, बायलर प्लेट कोड हो जाता है। फिर लॉग फाइल राइट करते हैं, हम लोग लॉगिंग करते हैं, उस केस में हमारे पास में बायलर प्लेट कोड होता है। फिर कुछ वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि रिपीटेडली करना पड़ती है ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारी यूटिलिटी क्लासेस राइट करना पड़ती है, रिपीटेडली कोड राइट करना पड़ता है। तो ये मैं एडवांस जावा में एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ तो ये कोड करता हूँ, उसमें काफ़ी सारा जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं एडवांस जावा की प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ पर मैं इतना कोड करता हूँ कहाँ पर हमारे बहुत सारे एफर्ट लग रही हैं। तो कोड जावा, एडवांस जावा से एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो इतना सब जो है वो हमको मैनेज करना है। टू मच कोडिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिज़ाइन पैटर्न, मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, ये सब एफर्ट हमें खुद ही लगाना ही है। फिर हमारे एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में आते हैं फ्रेमवर्क। तो डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास में फ्रेमवर्क आए थे अलग अलग लेयर के अकॉर्डिंगली, स्टड, सीजेबी और हाइबरनेट। तो ये सब फ्रेमवर्क है, आप सबको इंटीग्रेशन करो या उनका इंटीग्रेशन किया हुआ एक सिंगल फ्रेमवर्क हमारे पास में जो सारी लेयर्स पे काम करता है और सारे अदर सॉफ्टवेयर पे भी हमारे पास में काम करता है, मेलिंग, मैसेजिंग। तो हमारे पास में है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब इसके पास में सारे मॉड्यूल हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के पास में ही है। अब हम लोग स्प्रिंग लर्नर कर रहे हैं तो हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे फोकस करते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यदि हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी पे हम लोग बात नहीं करते हैं, तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर फ्रेमवर्क पे जो है वो हमें काफ़ी सारा क्या मिलेगा, सेमी डेवलप्ड कोड मिलेगा। तो क्या होगा कि हमारे पास में जो है वो बायलर प्लेट, तो हमारा क्या है कि बायलर प्लेट कोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारा हमें क्या यहाँ पर ये कोड मिलता है यहाँ पर ही। तो टॉप ऑफ दैट हमें हमारा प्रोग्राम राइट करना है, और जो कि हमारे पास में बायलर प्लेट कोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट हमें क्या मिलती है कि इसके बिहाफ पर कुछ है ना, स्प्रिंग की कुछ क्लासेस मिलेगी हमें, प्रीडिफाइंड क्लास स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। तो आगे हम यही करने वाले हैं। तो लाइक जेडीबीसी यूज़ करोगे तो उसका टेम्पलेट क्लास लेना पड़ेगा हमारे पास, पर्टिकुलरली परसिस्टेंस लेयर पे हमें जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास लेना पड़ेगा ये। यदि हाइबरनेट यूज़ करना चाहते हैं हमें तो हाइबरनेट का टेम्पलेट यूज़ कर लो, सब प्रीडिफाइंड उनकी साइड से दिया हुआ है, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है और हमारे लॉजिक के अंदर इसकी मेथड कॉल करना है। ये प्री डिफाइंड है सब, ये पहले से दे के रखा हुआ है। फिर काफका यूज़ कर रहे हो तो काफका टेम्पलेट को, डेटा सोर्स यूज़ कर रहे हो तो हमारे पास में क्या होता है, ये डेटा सोर्स टेम्पलेट है ये। तो हमारा जो हम कोडिंग करेंगे लेयर्स पे, जो कि हम लोग बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं तीनों लेयर्स पे, तो मैनुअली करने जाओगे तो बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फ्रेमवर्क से करोगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पे फ्रेमवर्क करके देगा, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमें कौन करके देगा, हमारा आईओसी कंटेनर करके देगा। उसको स्कोप प्रोवाइड करना है, सिंगलटन रखना है, प्रोटोटाइप रखना है, वो कौन करके देगा, हमारा कंटेनर करके देगा। वेब एप्लीकेशन है तो सेशन रखना है या रिक्वेस्ट रखना है, ये हमारा कौन करके देगा, हमें ये आईओसी कंटेनर करके देगा ये। बट आईओसी कंटेनर कैसे करके देगा, आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा। आईओसी कंटेनर को बताने के लिए हमारे पास में अप्रोच होती है।
तो कौन कौन सी अप्रोच से बता सकते हो? तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है जो कि पहले यूज़ करते थे, अभी नहीं करते, बट पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताया ही। तो बीन टैग और ऑटो वायर और प्रॉपर्टी जो भी जिसके अंदर टैग करे, वो हमारे पास में एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है। फिर बाद में हमने जावा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड अप्रोच देखी यहाँ पर ही। तो जिससे कि क्या हुआ है कि जो काम एक्सएमएल में करते थे वही काम हमको जावा में करना है, जावा के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करना, एक्सएमएल राइट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एनोटेशन बेस्ड जो अप्रोच है, वो दोनों ही सिनेरियो में काम करती है, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी करती है, एक्सएमएल में करती है, बट ये दोनों के कोड को क्या कर देती है, ये रिड्यूस कर देती है, ये दोनों के कोड को दोनों साइड में। ये जहाँ पर हम लोग एनोटेशन यूज़ करने लग जाते हैं, जहाँ पर हम कंपोनेंट के क्या करवाते हैं, स्कैनिंग करवा लेते हैं, हमें मैन्युअली उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए टैग राइट नहीं करना है, तो कंपोनेंट को स्कैन करवा लो यहाँ से ये। तो ये हम लोग ये ऐसे क्या करते हैं कि अलग अलग अप्रोच से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करते हैं, जस्ट आईओसी कंटेनर को बताते हैं ये। तो आईओसी कंटेनर हमारे लिए क्या करता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, उसको स्कोप प्रोवाइड कर देता है, ऑब्जेक्ट की कैशिंग करता है, उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करता है, यदि उसके अंदर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रिलेटेड मेथड्स है तो यहाँ पर है कि काफ़ी कोडिंग यहाँ पर करना पड़ रही थी यहाँ पर, और कॉन्फ़िगरेशन भी खुद को करना पड़ रहा था, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको मैनुअली प्रोग्रामिंग के थ्रू हैंडल करना पड़ती है। एक बेटर प्रोग्रामिंग राइट करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए डिज़ाइन पैटर्न का, डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल का नॉलेज चाहिए, ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के लेवल पे चाहिए, लेयर्स के लेवल पे हमें सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करना है यहाँ पर, ये सब फॉलो करते हुए हमें कोडिंग करना है। तो काफ़ी क्या है कि हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, ये एक एक चीज़ खुद को आइडेंटिफाई करना है, राइट करते समय सोचना है ये। अ, बहुत सारा हमें क्या करना पड़ता है, ये कोड करना पड़ता है इसके लिए। तो यदि मैं सिर्फ सिर्फ कोर जावा एडवांस जावा का ही यूज़ करके यदि मैं एप्लीकेशन राइट करूँ, जिसके अंदर सर्वलेट राइट करूँ, जिसके अंदर जेडीबीसी राइट करूँगा, तो मुझे बहुत कोडिंग करना पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ेगी उसको वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने के लिए। बट सिमिलर चीज़ यदि मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करूँगा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रेडीमेडेड मिलेगी, बायलर प्लेट कोड मेरा रिड्यूस हो जाएगा, मुझे टेम्पलेट क्लासेस मिलेगी फ्रेमवर्क की, अलग अलग लेयर्स की हमारे पास में क्या रहेगी, टेम्पलेट क्लासेस रहेगी, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है। तो हमें काफ़ी सारे एफर्ट हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, बट हमारा क्लास का कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिफाइन किया है, तो उसको वन ऑफ द अप्रोच से डिफाइन कर दो, एक्सएमएल से करो, जावा से करो, या स्कैनिंग करवाओ वहाँ पर ये। तो हमारे ऑब्जेक्ट तो ठीक है क्रिएट हो जाएंगे ऑटो स्कैनिंग के थ्रू, या कोई सी भी अप्रोच से यदि हम लोग यहाँ पर उसका टैग राइट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट प्री डिफाइंड क्लास? जो प्री डिफाइंड क्लास जो है हमारे को जो दी हुई है यहाँ पर, ये हमको उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन तो इसके अंदर राइट करना ही पड़ता है। हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्री डिफाइंड क्लासेस जो हम लोग यूज़ करेंगे कम्युनिटी की जो दी हुई है ये स्प्रिंग की, तो वो हमें कॉन्फ़िगरेशन में तो डालना ही पड़ती है, उसका उसका उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन तो हमको करना ही पड़ता है यहाँ पर ही। तो स्टिल हमारे पास में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन है अभी भी, अभी भी ऐसा नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन 100% रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, कम हो रहा है, ऑटो वायरिंग से कम हो रहा है, कंपोनेंट स्कैनिंग से कम हो रहा है, बट पूरा रिड्यूस नहीं होता है इन केस ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। लेकिन यहाँ पर जो प्री डिफाइंड क्लासेस जो हैं ये, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अभी भी, इसको राइट करना पड़ेगा। तो ये भी राइट नहीं करना पड़े, हमारा चीज़ें पूरे की पूरे ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाए। अब कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन सी चीज़ रहती है कि हमारी क्लासेस रहती है जो कि यूज़र डिफाइंड क्लासेस हैं, और एक प्री डिफाइंड क्लासेस रहती है जो कि हमारे पास फ्रेमवर्क की दी हुई है, जो कोड उसने यहाँ के एफर्ट को कम करने के लिए जो यहाँ पर हमको रेडीमेडेड कोड दिया है, सेमी डेवलप्ड कोड दिया है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी। तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी हमको नहीं करना है यदि, तो फिर हमें जाना पड़ेगा स्प्रिंग बूट पे। तो स्प्रिंग बूट,
तो स्प्रिंग बूट पे हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग बूट जो है हमारे पास में बेसिकली है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क। उसके अंडरलाइन क्या है यहाँ पर, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट जो है ये, तो ये क्या है हमारे पास में, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही है ये। बट यहाँ पर क्या है ये, उसमें से जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है उसको माइनस कर दो, उसको हटा दो यहाँ पर। वो हमारा XML बेस्ड हो या फिर वो जावा बेस्ड हो या फिर वो एनोटेशन। एनोटेशन में बोलूँ तो दिमाग में ये लाना है, कंपोनेंट स्कैन जो हो रहे हैं वो, कंपोनेंट की स्कैनिंग करना है वहाँ पर। तो जिस जिस भी क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन लगा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। वो होती है हमारे पास में एनोटेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, यदि हमें टेक्स्ट से नहीं करना है तो यहाँ पर ये। तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर ये, इसमें से हम लोग माइनस कर दें यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, ये स्प्रिंग बूट है। इसके अंदर से क्या हो गया हमारे पास में, कॉन्फ़िगरेशन कम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब ये इसकी स्टोरी समझना पड़ेगी, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे ये। तो स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क में से जो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को जो है उसको इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली, उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये माइनस हो जाता है यहाँ पर ये। तो जस्ट हम क्या करते हैं कि फोकस करते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक पे। यहाँ पर हमारे पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली लगता है, और वो कैसे लगता है उसी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में है ये स्प्रिंग बूट। तो जब स्प्रिंग बूट का यूज़ करेंगे हमारे पास में ये, तो स्प्रिंग बूट जस्ट हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन को ही रिड्यूस नहीं करता है, हमें बहुत सारे एडिशनल फीचर भी देता है जो कि एक एप्लीकेशन को लगते हैं। तो ये यहाँ पर तुम्हारा बायलर प्लेट कोड फ्रेमवर्क के लेवल पे, बायलर प्लेट कोड रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी हो रहा था यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायलर प्लेट कोड के साथ में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी जो हमारा ये रिड्यूस हो रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास में रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर ये। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। मतलब उसके लिए स्पेशल टैग राइट करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई स्पेशल उसके लिए जावा के अंदर कुछ मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं। सब चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगरेबल है, बस एक छोटे से कॉन्फ़िगरेशन देना है हमें ये, जो कि IP रिलेटेड हो सकते हैं या फिर प्रोफाइल रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे। तो लेस कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। फिर इसके अलावा ये हमको फैसिलिटी देता है एम्बेडेड सर्वर की। तो टॉमकेट यहाँ पर JT, ये इसके क्या है, ये एम्बेडेड सर्वर है जो कि इसके अंदर है, जस्ट हमें उसकी डिपेंडेंसी डालना है और यूज़ करना है डायरेक्टली।
तो स्प्रिंग स्प्रिंग बूट में डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाएगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे उसके क्या रहेंगे, ये एडवांटेज रहेंगे। ये स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर, ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता डायरेक्टली कन्वर्ट, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले उसको, और फिर हमें उसको वहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क किस वर्जन का है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है। तो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो, उसको उसके सब पैकेज में, उसके पैकेज में लाना पड़ेगा, वर्जन को देखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखना पड़ेगी उसके अंदर। ये पूछा जाता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है, या फिर क्या क्या हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट को स्प्रिंग बूट में हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या हमें उसके अंदर करना पड़ेगा ये। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, पूछी जाती है ये। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रही है, यहाँ पर मैनुअली पहले से डिपेंडेंसी है, कॉम्पेटेबल है भी कि नहीं है ये उस वर्जन के साथ में। क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई और वर्जन यूज़ हो रहा हो तो वो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है, तो डायरेक्टली नहीं, ये सब चैलेंजेस रहते हैं ये। फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे तो हमें इन मेमोरी डेटाबेस की फैसिलिटी है। इन मेमोरी डेटाबेस लाइक S2 डेटाबेस, ये स्प्रिंग बूट इसको डायरेक्टली क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, बट बताना पड़ता है यदि हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी हमको यहाँ पर डालना है ये, तो ये ऑटोमेटिकली ये कर लेगा ये, उसको ये कर लेगा यहाँ पर ये। स्प्रिंग बूट में डायरेक्टली कर लेगा, हाइबरनेट में भी कर सकते हैं। S2 डेटाबेस को लाइट वेटेड डेटाबेस होता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता है, जार फाइल डालना पड़ती है। इसके लिए ओरेकल माइस्क्ल जैसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं करना है। एक लाइट वेटेड डेटाबेस है ये, तो ये डेवलपमेंट के लिए काम करता है ये। एक्चुअल एनवायरनमेंट के लिए इसको यूज़ नहीं करना है, एक्चुअल एनवायरनमेंट में हमें अच्छे डेटाबेस रखने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छे डेटाबेस के पास में सारी फंक्शनलिटी रहती है। तो इन मेमोरी डेटाबेस है हमारे पास में ये S2 डेटाबेस। और भी होते हैं बट इसको क्या करता है, ये डायरेक्टली ये सपोर्ट करता है यहाँ पर ये। तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्विकली क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर कि एडिशनल एडवांटेज हमें क्या मिलेगा, बॉयलर प्लेट कोड के साथ में हमारा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी लेस हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमारा बॉयलर प्लेट कोड ही यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन है। हमारा कॉन्फ़िगरेशन तो हम ख़त्म कर सकते हैं जो हमने क्लासेस डिज़ाइन की है एनोटेशन बेस्ड अप्रोच के थ्रू, बट यहाँ पर जो प्री डिफाइंड क्लासेस है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो मैंडेटरी करना पड़ेगा, और वो चीज़ यहाँ पर भी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, बट यहाँ पर वो भी चीज़ डिसॉल्व हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर हमारे पास में जो है वो हम लोग जो है वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो रैपिड एप्लीकेशन का क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ये जल्दी से हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमें क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हमें बिजनेस लॉजिक राइट करना है। तो हमें उसके अंदर इन मेमोरी सर्वर है, डेटाबेस है, मेन तो ये कंपोनेंट चाहिए ही होते हैं ये किसी भी एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन के लिए ये। तो ये हमें रेडीमेडेड मिल जाएंगे, क्विकली हम हमारे बिजनेस लॉजिक को जो है वो राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के केस में। तो जहाँ पर फ्रिक्वेंटली अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करने की डिमांड है हमारे पास में, या ऑलवेज हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट, जहाँ पर हम लोग सिंगल प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें नहीं डालते, अलग अलग प्रोजेक्ट में डालते हैं। ऐसे आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो स्प्रिंग बूट मेनली जो फेमस जो है ये उसका जो मेन एडवांटेज है वो माइक्रो सर्विसेज में हमको देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे आर्किटेक्चर में हमें रैपिड एप्लीकेशन की डिमांड, जल्दी से हमारे पास में एप्लीकेशन क्रिएट हो। बेस्ड ऑन मॉड्यूल हम अलग से एप्लीकेशन ही क्रिएट करते हैं, सब एक ही एप्लीकेशन में नहीं ले जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि
माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग एप्लीकेशन रहेंगे तो बिल्ड टाइम कम लगेगा, प्रोजेक्ट में यदि कुछ इशू आएगा तो वो रिजॉल्व होने में कम टाइम लगेगा। तो मेन एडवांटेज तो उसका वो है, बिल्ड टाइम कम है, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है कि एक जगह पे फेल हो गया तो वहाँ पर जो है हमें पूरा की पूरा सर्वर डाउन करना है। डिसएडवांटेज ये रहेंगे कि इकोसिस्टम काफ़ी यहाँ पर बड़ा रहेगा, अलग अलग मशीनें परचेस करना है, फिर कोई सर्विस यदि फेल होती है उसकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, उसके अंदर सर्किट ब्रेकर रेजिलेंस इस तरह की चीज़ें जो है वो मैनेज करना पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज बड़ा होगा। लेकिन एक बार ये स्मूथ हो गया तो उसके बाद में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। जैसे कि मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, तो ये सब क्या है आपस में ये अलग अलग जो है वो माइक्रो सर्विसेज है, ये अलग अलग एप्लीकेशन है। ये हमको दिख रहा है कि एक ही सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, बट ये रिस्पॉन्स अलग अलग सर्वर से आ रहा है। अब इसमें से यदि कोई भी एक फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है तो दूसरी फंक्शनैलिटी वर्क करती रहेगी, या किसी के ऊपर हमें कुछ नया डिप्लॉयमेंट डालना है ये। तो ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी सुटेबल आर्किटेक्चर ये होता ही। तो स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क और ये टेक्नोलॉजी, इसके टॉप पे हम लोग क्या राइड करते हैं हमारा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये राइड करते हैं, यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन होता है इसके टॉप पर हम लोग रिटर्न करते हैं यहाँ पर जो कि कौन सा टाइप का होता है ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन होता है ये। तो एप्लीकेशन हमारे पास में कौन कौन सी कैटेगरी के हैं? तो एक हमारे पास में होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि डिवाइस ड्राइवर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर एक होता है हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम क्रिएट करते हैं एज ए सिंगल मशीन के लिए या सर्वर के लिए। तो सिंगल मशीन के लिए करेंगे तो हम लोग स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए ये ब्राउज़र, नोटपैड, या अवर आईडी, या कुछ अदर एडिटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक प्लेयर, ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आएंगे ये यहाँ पर ये, क्योंकि सिंगल मशीन पे चलते हैं यहाँ पर। जब डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं लेकिन वो हार्डवेयर के क्या होते हैं, ज़्यादा पास में होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे एप्लीकेशन जो है वो भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, लेकिन वो एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव है, वो कि एक एंड यूज़र के पास में फंक्शनलिटीज़ को हम लोग इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते रहेंगे। लेकिन डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, नेसेसरी सॉफ्टवेयर है जो किसी ना किसी हार्डवेयर को चाहिए ही होते हैं, विदाउट उसके काम होता नहीं है। कोई म्यूज़िक प्लेयर से हम लोग म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास में क्या चाहिए, डिवाइस ड्राइवर चाहिए, इसलिए हम उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में जो होते हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, म्यूजिक प्लेयर या आईडी या गूगल क्रोम, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वो स्टैंड अलोन की कैटेगरी में आएगा, जहाँ तक यूज़र जो है वो अपनी मशीन पे उसको इंस्टॉलेशन करेगा। लेकिन यदि हमारा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड में इंटरेक्ट करने के एबल है तो हम उसको इंटरनेट बेस्ड बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिफरेंट मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही है और रिस्पांस में क्या आ रहा है हमारे पास में, ये जस्ट डेटा आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये वेब सर्विसेज। तो मशीनें मशीनें आपस में कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेगी तो वेब सर्विसेज। वेब एप्लीकेशन में मशीनें मशीनें कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे क्लाइंट के साइड में एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि हमारे पास में है ये गूगल क्रोम। तो जिसके ऊपर क्या हो रहा है, वेब फॉर्मेट में हमारे पास में डेटा आ रहा है, एक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में। इसलिए हम उसको बोलते हैं वेब वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर वेब टेक्नोलॉजी भी यूज़ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में जस्ट डेटा आता है एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, हमारे पास में कोई पेज नहीं आता ये। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं
तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन प्लस वेब सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम हमारे एप्लीकेशन में यूज़र को जो है वो सब कुछ क्या करते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में भी दिखाते हैं। तो अभी के समय में तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लेयर पे वेब एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का जो कि एडवांस है, जिसमें कि क्विकली हमारा वेब एप्लीकेशन क्रिएट होता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं इसमें ये। तो एंगुलर रिएक्ट का यूज़ करते हैं। बट ये अभी का अप्रोच है। पहले क्या अप्रोच रहता था कि हम जेएसपी जैसे पेज राइट करते थे जहाँ पर जावा का कोड और फ्रंट एंड का कोड एक साथ में राइट होता था एक ही आईडी के अंदर। तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती थी अंडरस्टैंड करने के लिए भी, राइट करने के लिए भी। लेकिन अभी फ्रंट एंड का काम अलग हो गया है, बैक एंड का काम अलग हो गया है, तो इस पर डेवलपर्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है ये। बाद में इंटीग्रेशन होता है उसका वो, बट एज ए वर्किंग क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ये, जिससे कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो अलग अलग स्किल सेट के डेवलपर्स अलग अलग काम भी कर सकते हैं। बट राइट नाउ इंडस्ट्री आर लुकिंग फॉर फुल स्टैक डेवलपर्स, जो कि फ्रंट एंड में भी काम करे, बैक एंड में भी काम करे, दोनों के लिए काम कर सकता है। तो हम हमारा जो डेवलपमेंट होगा अलग अलग होगा। जैसे कि बैकएंड के डेवलपमेंट के लिए मैं ये वाली आईडी का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं फ्रंट एंड का डेवलपमेंट करूँगा तो मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू मैं करूँगा, मेरा एंगुलर का कोड लिखूंगा मैं, किसी भी तरीके का कोड लिखूंगा मैं, तो इसके थ्रू यहाँ पर राइट करूँगा मैं। तो ये मेरा एंगुलर या रिएक्ट का कोड रहेगा, ये अलग डेवलपमेंट होगा, और मेरा बैकएंड डेवलपमेंट का होगा बिल्कुल अलग होगा ये। और बाद में हम उसको इंटीग्रेट करवाएंगे आपस में। बट डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में, डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि कोई से भी हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एज ए जावा डेवलपर जो है यहाँ पर, अभी के समय जो करंट मार्केट सिचुएशन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। रेस्टफुल को हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट, जो कि काफ़ी फास्ट वर्क करती है, फास्ट डेवलपमेंट होता है। स्प्रिंग बूट से क्या होता है कि रैपिड एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होते हैं यहाँ पर ही। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में जाते हैं तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करवाते हैं फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी से। तो एंगुलर या रिएक्ट में हमें, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें सर्विसेज क्लासेस राइट करना पड़ती है। और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पर ये क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर हमारी बैकएंड को फ्रंट एंड से। डेवलपमेंट दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग लास्ट में उसको मर्ज कर लेते हैं। तो इसके लिए वेब सर्वर लगता है, और ये कोड को वेब सर्वर के साथ में भी हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं फ्रंट एंड के कोड को, या हम लोग फ्रंट एंड के कोड को एक अलग से सर्वर पर रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं NGINX। एक और सर्वर है हमारे पास में, यदि हमें फ्रंट एंड का कोड उसके ऊपर रन करवाना है तो ये वाला हमारे पास में सर्वर होता ही। तो काफ़ी सारी क्या होती है, इसकी फैसिलिटी होती है, ये हम इसका यूज़ करते हैं। तो अभी चीज़ें काफ़ी एडवांस हैं ये, तो धीरे धीरे जाएंगे उस पर। ये तो ये हमारे पास में क्या है कि ये एज है, ये स्प्रिंग बूट का हमारे पास में क्या है, ये एक तरीके से ये एडवांटेज है ये। अब हमें ये देखना है कि जब हमारा स्प्रिंग बूट का जब प्रोजेक्ट रन होता है,
तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली जो है हमारे पास में ये रन मेथड है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है ये इस रन मेथड के अंदर। तो अभी मैंने क्या करा है कि जैसा हम लोग स्प्रिंग के केस में करते हैं, जस्ट मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने वही रियल टाइम यूज केस वाले एग्जांपल को मैंने यहाँ पर ले लिया ये। तो मैंने यहाँ पर क्या करा था कि जस्ट यहाँ पर कंपोनेंट एनोटेशन मैंने डाले यहाँ पर ये। तो कंपोनेंट एनोटेशन मैंने यहाँ पर डाले सारी की सारी क्लासेस पे ये। तो जो कि हमारा आईओसी कंटेनर में जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने का जो अप्रोच है एनोटेशन बेस्ड, तो ये यहाँ पर एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यहाँ पर लगेगी और ऑटोमेटिकली कौन सा वाला यहाँ पर ये आईओसी कंटेनर डिटेक्ट करता है यहाँ पर ये एनोटेशन वाला यहाँ पर, जो कि हम यदि यहाँ प्रिंट करवाते हैं तो वहाँ पर वो प्रिंट होता है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करवाया यहाँ पर ये कौन सा वाला कंटेनर है ये गेट क्लास से भी निकल जाएगा, आगे गेट नेम भी कर लोगे तो उसका नाम आ जाएगा ये। तो ये नीचे आईओसी कंटेनर का नाम है ये एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये वाला कंटेनर जो होता है वो एनोटेशन बेस्ड ही कंटेनर है ये, इसके लिए एक्सएमएल की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट का जो यहाँ पर ये एक एनोटेशन है उसको राइट करते हैं यहाँ। और ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है ये कि स्प्रिंग बूट एनोटेशन इंटरनली काम कैसे करता है, यदि ये राइट नहीं करोगे तो प्रोग्राम इसका एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये इसकी जगह पे क्या राइट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये। तो हमारा जो स्प्रिंग बूट एनोटेशन जो है ये, तो ये तीन एनोटेशन के कॉम्बिनेशन में हमारे पास में ये वाला एनोटेशन जो है काम करता है। तो तीन एनोटेशन को अलग अलग लिखना नहीं पड़े, उसकी जगह पे क्या करो कि एक एनोटेशन यहाँ पर हम लोग राइट कर देते हैं ये। तो ये है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको ओपन करेंगे तो इसके ऊपर ये आ जाए ये कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। तो बेसिकली किसी भी क्लास के ऊपर यदि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लगाते हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट के लेवल पे जो कि यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर हो रही है यहाँ पर ये। तो जब भी स्कैनिंग होती है ये, तो जिसके ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ है एनोटेशन, वो यहाँ से वो उसको रीड करके ये कंसिडर करता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है इस क्लास के अंदर जो कि हमको लगाना है एप्लीकेशन में ये। तो एक एनोटेशन हमारे पास में कौन सा होगा, ये स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा एनोटेशन हमारे पास में होगा ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ही रिस्पॉन्सिबल है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर चीज़ें हो रही है, हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उसको नहीं बताया। अब इसको मैं करता हूँ तो हमें समझ में आएगा ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये। और तीसरा एनोटेशन है हमारे पास में ये कंपोनेंट स्कैन। तो इसका कंपोनेंट स्कैन कुछ इस तरीके से काम करता है, ये इसके सब पैकेज में जो भी है ये उसको उठा के जिसके ऊपर भी कंपोनेंट एनोटेशन लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा वो। तो ये अपन ने रियल टाइम यूज केस में यहाँ पर इस तरीके से किया है ये। तो ये सब इसके सब पैकेज में है ये। कोई भी चीज़ यदि ये प्रोफेशनल आईटी पैकेज से बाहर हुई, उसके सब पैकेज में नहीं आई है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर ये। तो जिसके ऊपर भी कंपोनेंट लगा है ये उसको उठा के क्या कर देगा यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। यहाँ पर हमने ऑटो स्कैनिंग नहीं लगाई, यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगी, बस हमको उसके सब पैकेज में सब डालना है।
तो ये हमारे पास में जो ये कॉम्बिनेशन है, ये पर्टिकुलरली ये तीन एनोटेशन का जो है ये कॉम्बिनेशन है। स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्लस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्लस कंपोनेंट स्कैन। तो स्प्रिंग बूट का जो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बताता है कि ये है एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन क्लास ही है। वो उनने स्प्रिंग के लिए उसका एक स्पेशल नाम दे दिया, बट वो उसके अंडरलाइन ये वाला ही एनोटेशन काम करता है ये। उनने जस्ट स्प्रिंग बूट का कॉन्फ़िगरेशन एक स्पेसिफिकली देने के लिए दे दिया, लेकिन इसको ओपन करके देखोगे यहाँ पर ये, तो ये इसके पेरेंट पे जो है वो मेन कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन ही काम कर रहा है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन ही काम करता है। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये बता रहा है। ये जो क्लास है ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्लास होगा ये। अब मेरा जो सेकेंड एनोटेशन जो है ये बोल रहा है कि इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अभी इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता क्या है ये, तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये देखता है कि मेरे पास में स्टार्टर कौन कौन से ऐड है यहाँ पर पॉम डॉट एक्सएमएल में। तो ये क्या करता है कि ये पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर जो स्टार्टर है उसको वेरीफाई करता है कि वेब स्टार्टर है, जेडीबीसी स्टार्टर है, या वेब फ्लक्स स्टार्टर है, कौन सा वाला स्टार्टर है। तो ये जो भी उसको स्टार्टर दिखेगा यहाँ पर ये, तो ये बेस्ड ऑन स्टार्टर यहाँ पर क्या करेगा कि उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर ये लगाएगा, ये उसको वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेगा बेस्ड ऑन स्टार्टर। तो अभी ये इसके अंदर ये सिंपल स्टेट अलोन अलोन प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये हमने यहाँ पर ये जेडीबीसी वाला यूज़ कर लिया, स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेडीबीसी, तो ये क्या करेगा कि जेडीबीसी से रिलेटेड कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसको फाइंड आउट करेगा यहाँ पर ये। तो अभी देखो, यदि मैं ये से एप्लीकेशन को मैं रन कर दूँ मैं ये, तो ये रन होगा नहीं। ये डिपेंडेंसी डाउनलोड कर रहा है ये। अभी ये रन होगा नहीं बिकॉज ये कुछ फाइंड आउट कर रहा है रिलेटेड टू अवर डेटाबेस। उसको डेटाबेस चाहिए, और डेटाबेस का कनेक्ट होने के लिए डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बेसिक कुछ अभी मैंने यहाँ पर कुछ प्रोवाइड किया नहीं है, तो ये वाला स्टार्टर वर्क करेगा नहीं है। लेकिन इसको ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के टू ऑटोमेटिकली ये फाइंड आउट करेगा यहाँ पर ये। उसके जो एरर आएंगे वो कुछ इसी तरीके से ही आएंगे यहाँ पर ये।
वो डेटा सोर्स को क्या कर रहा है, वो फाइंड आउट कर रहा है वो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट को। डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन क्लास को ये फाइंड आउट कर रहा है ये, फेल टू डिटरमाइन सुटेबल ड्राइवर। तो ये फाइंड आउट तो कर रहा है, उसको डेटा सोर्स को ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए वो उसको फाइंड आउट कर रहा है वो ये। लेकिन उसको वो फाइंड आउट करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर यहाँ पर जाएगा ये। तो स्प्रिंग बूट फाइल का नाम हमने लास्ट सेशन में देखा था ये। सॉरी, गलत जगह पर ढूंढ रहा हूँ मैं। स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नाम का यहाँ पर ये जार फाइल है ये। ये मेरे पास में क्या है ये, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नाम का ये जार फाइल है, ये रिस्पॉन्सिबल है ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो अभी हम लोग एक आगे जेडीबीसी, जब जेडीबीसी या एमवीसी वाला एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में लग कैसे रहा है ये। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड ये क्लासेस है ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसा है। तो हमें बोलना है कि स्प्रिंग बूट के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला जार फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है, उसके अंदर प्री डिफाइंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस पहले से रहती है उसमें ही, पहले से वो क्लासेस अवेलेबल है। बट वो क्लासेस को लगाना या नहीं लगाना ये रन टाइम पे डिसाइड होगा ये। और कैसे डिसाइड होगा हम लोग उसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर ही। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो जो भी लग सकता है, जब सब उनने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में दे के रखा हुआ है ये। यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली लगाने का ट्राई करता है ये, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टार्टर पर। हमने वो स्टार्टर डाला है या नहीं डाला है उसको, ये तो ऑटोमेटिकली लगाने का वो ट्राई करता है वो ऑटोमेटिकली। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में वो ट्राई भी नहीं करता है, वहाँ तो हमको कॉन्फ़िगरेशन क्लास में डालना पड़ता है, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डालना पड़ता है और आईओसी कंटेनर को बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आईओसी कंटेनर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये स्टार्टर के बेस पे। अभी मैंने जेडीबीसी स्टार्टर डाला तो वो जेडीबीसी रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था वो ऑटोमेटिकली। ये ना मैंने बताया भी नहीं कि मुझे यहाँ पर जेडीबीसी में कौन सा डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है ये। लेकिन वो नहीं कर पा रहा, उसके पीछे का एक रीज़न है। तो वही पहले हम ये देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर क्यों रहा है वो। तो इसके अंदर क्या होती है कि इसके मेटा एनएफ में हमारे पास में ये फाइल है ये वाली, इसके पास में लिस्ट है ये। तो इसके पास में ये लिस्ट है ये, जो कि हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये, इसकी ये यहाँ पर क्या है ये लिस्ट है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इसके पास में क्या है कि ये जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये वाली क्लास है ये, यहाँ पर तो इसके पास में लिस्ट है ये। अब यदि ये पर्टिकुलरली लिस्ट जो है, यदि उसके स्टार्टर जो भी हम स्टार्टर ऐड करते हैं, तो लाइक जेडीबीसी हमने वहाँ पर ऐड किया, तो बेस्ड ऑन आवर स्टार्टर, तो स्टार्टर से रिलेटेड कुछ जार फाइलें डाउनलोड होगी और उन जार फाइल के अकॉर्डिंगली ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्या करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में
को रीड करेगा ये वाली, और उसके अंदर से बेस्ड ऑन स्टार्टर ये उस क्लास को इंस्टांशिएट करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, ये जो कि हमको कॉन्फ़िगरेशन करवानी है। तो JDBC के केस में मुझे डेटा सोर्स चाहिए था, ये मेरा जो एरर आया वो डेटा सोर्स से आया है मेरे पास में एरर। तो यहाँ पर वो एरर जो आया है ये क्या कर रहा है कि उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये फाइल में उसने उसको रीड किया और उसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है वो हम अभी देखते हैं, लेकिन वो उसको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को रीड करके उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है वो। उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है वो, उसको ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये वाला डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन वाला, लेकिन नहीं कर पा रहा है वो। अब नहीं कर पा रहा उसका रीज़न बताऊंगा मैं, बट ये उसको फाइंड आउट जो कर रहा है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, वो हिकारी वाले डेटा सोर्स को वो बाय डिफ़ॉल्टली वो फाइंड कर रहा है यहाँ पर। डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है ये पर्टिकुलरली ये क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास है हमारे पास में ये इसका यूज़ करके उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की क्या है वो कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है वो जो हमने वाला स्टार्टर ऐड किया ये, फिर ये JDBC टेम्पलेट भी क्या कर रहा है ये ऑटोमेटिकली लगा रहा है यहाँ पर ये। डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये क्लास है। इसके अंदर ही वो दिखेगा जो एरर आ रहा है। अब ये एनोटेशन देख के घबराना नहीं है, ये आगे आने वाले कुछ प्रोग्राम में सब समझ में आ जाएंगे, सब हलवा है ये जस्ट क्या है कि स्प्रिंग बूट में रेडीमेडेड दिया हुआ है टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई स्टार्टर हम लोग ऐड करते हैं, कोई भी स्टार्टर हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या करता है कि कुछ जार फाइलों को ये डाउनलोड करता है, कोई डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है। तो क्या होता है कि स्प्रिंग बूट के पास में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक मैकेनिज़्म है कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके अंदर लग जाए, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाए उसका ये। लाइक डेटाबेस है तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, एक डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए जो जो भी मिनिमम चीज़ें चाहिए रहती है, एक डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाए। जब हम लोग सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो सर्वर रिलेटेड कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, स्प्रिंग बूट उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो उसको डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। तो वो डिटेक्ट करने के लिए, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्प्रिंग बूट के पास में होते हैं ये वाले एनोटेशन। कंडीशनल बेस्ड एनोटेशन काफ़ी सारे यहाँ पर एनोटेशन है कंडीशन के बेस पे। तो ये एनोटेशन यहाँ पर होता है जो कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करता। तो पहला तो हमारे पास में है ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है।
तो सबसे पहले तो हमको बोलना है कि यहाँ पर क्या होती है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक प्रॉपर्टी फाइल है। उसके अंदर पहले से चीज़ें का एक लिस्ट बना हुआ है, कौन सी चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगी बेस्ड ऑन अवर स्टार्टर। जो भी हम लोग स्टार्टर के यहाँ पर ऐड करेंगे, तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वेब स्टार्टर, तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ऑटो कॉन्फ़िगर होना चाहिए यहाँ पर ये। डेटाबेस से हम लोग काम करेंगे तो डेटाबेस रिलेटेड हमारे पास में होना चाहिए ये। तो ये वाली फाइलें हैं, बेस्ड ऑन स्टार्टर हमारे पास में ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होती है। लेकिन उसके पीछे जो रीज़न रहता है वो रहता है ये कंडीशनल एनोटेशन। ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये वाला एनोटेशन है। कंडीशनल एनोटेशन ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये वाला एनोटेशन रिस्पॉन्सिबल है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्लास तो बहुत सारी है, यहाँ पर जो लिस्ट दिया हुआ है ये इतनी सारी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। मैंने डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने यहाँ पर देखी, तो कंट्रोल शिफ्ट टी करोगे तो ये वाला क्लास का स्पेसिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर तुमको दिखेगा ये टॉप लेवल कंडीशनल एनोटेशन लगा हुआ है, कंडीशन ऑन क्लास, कंडीशन ऑन मिसिंग बीन, कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन। तो यहाँ पर ये वाले एनोटेशन लगे हुए हैं यहाँ पर ये। तो ये एक मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, यहाँ पर उसकी रजिस्ट्री है, यहाँ पर उसका लिस्ट डाउन लिया हुआ है, लेकिन ये जब भी एप्लीकेबल रहेगी जब मैंने वाला स्टार्टर ऐड किया हो ये। तो डेटा सोर्स वाला जो है ये वाली क्लासेस जब भी लग पाएगी जब मैंने वहाँ पर जो है वो जेडीबीसी वाला स्टार्टर डाला है, जेडीबीसी या जेपीए वाला डाला हो, जो भी डेटाबेस वाला स्टार्टर डालोगे जब ये लगेगा ये। अब यदि मैं यहाँ पर क्या है कि जेडीबीसी यूज़ नहीं करूँ मैं, एक कैसेंड्रा मेरे पास में, ये भी एक डेटाबेस होता है, ये भी एक ये नो एसक्यूएल डेटाबेस, इसको यूज़ करेंगे तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। तो उसका स्टार्टर मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली लग जाएगा यहाँ पर ये। फिर मुझे लगाना है, अभी हम लोग वेल नोन में यदि देखें एक एमवीसी एप्लीकेशन के लिए, तो एमवीसी टाइप के एप्लीकेशन के लिए या रेस्टफुल वेब सर्विसेज के लिए हमें ये रेस्ट सर्विसेज वाला ऑटो टेम्पलेट जो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है ये लगेगा। कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे, इसका क्लास ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड हमें क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे, तो ये कंडीशनल एनोटेशन लगे रहेंगे यहाँ पर ये। तो ये कंडीशनल एनोटेशन के कारण यहाँ पर जो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक कंडीशनल एनोटेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और हमारा जो है वो स्टार्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में लगेगा बेस्ड ऑन स्टार्टर एंड कंडीशनल एनोटेशन। तो कंडीशनल एनोटेशन कैसा काम करता है मैं ये वो बताऊंगा, तो तुमको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली कैसे होता है वो समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है उसको समझने के लिए ये वाले एनोटेशन को समझना पड़ेगा कि ये एनोटेशन काम कैसे करता है ये। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सेट ऑफ लिस्ट दी हुई है, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली लगेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेट ऑफ लिस्ट में सब कुछ दिया हुआ तो सब कुछ लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लगेगा वही इसके अंदर से जो वहाँ पर स्टार्टर के अंदर अवेलेबल है, और स्टार्टर से जो यदि जो हमारे पास में जार फाइल डाउनलोड हो गई है, यदि वो स्पेसिफिक जार मिलेगी तभी ये वाले कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे, क्योंकि कंडीशनल एनोटेशन काम करता है उसके लिए। पर्टिकुलरली हमारे पास में कौन से हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन अवर जार फाइल। क्विकली मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ एक बार, फिर हम लोग उसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो कंडीशनल मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये कंडीशनल, यहाँ पर ये एक्स यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर ये डिफाइन करा, क्योंकि ये बहुत सारे एनोटेशन है जिसका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ये कंडीशन है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं,
क्विकली हम लोग देखते हैं पहले ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में ये लेयर्स है ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ये। और ये सर्विस लेयर के ऊपर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ये ऑब्जेक्ट है ये। अब मान लो कि हमारी जो ये क्लास है ये कुछ रिपोर्ट जनरेटर, हम लोग यहाँ किसी से क्या करवा रहे हैं, रिपोर्ट जनरेट करवा रहे हैं। तो मेरे पास में क्या होगा ये, यहाँ पर ये रिपोर्ट जनरेटर जो है वो कंट्रोलर रहेगा मेरे पास में ये। इसको मैं रिपोर्ट कंट्रोलर लिख देता हूँ मैं। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये रिपोर्ट रिलेटेड जो है मेरे पास में ये कंट्रोलर क्लास हो गई मेरी ये। तो ये रिपोर्ट रिलेटेड मेरे पास में ये मेरी कंट्रोलर क्लास हो गई ये। फिर ये रिपोर्ट सर्विस मेरे पास में यहाँ पर एक क्लास हो गई यहाँ पर ये। करेंगे इसका, हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे रिपोर्ट बेस्ड। तो रिपोर्ट रिलेटेड मेरे पास में ये डाउ क्लास हो गई है, रिपोस्टरी क्लास हो गई मेरे पास में ये। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मेरी जो है वो अलग अलग टेक्निक मुझे यूज़ करना, लाइक रिलेटेड टू अवर मेल, लाइक रिलेटेड टू अवर मैसेज, लाइक रिलेटेड टू अवर कैशिंग। तो मैंने कुछ चीज़ अभी बताई थी पहले कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सारे के सारे क्लासेस के, सारे के सारे लेयर्स के। तो मेरे पास में ये अलग अलग क्या हो गई है, मेरे पास में लेयर हो गई है, और ये अलग अलग ये मेरे पास में क्या है ये, हम लोग इतनी सारी सारी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट जनरेट करवा रहा हूँ मैं ये, तो फ्रंट एंड के साइड में मेरे पास में क्या है, फ्रंट एंड के साइड में एक मुझे रिपोर्ट जनरेट करवाना है, तो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो मेरे पास में वो ऑप्शन है, तो बेस्ड ऑन डेट यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, तो मुझे क्या करना है कि अपने लॉजिक के अंदर, अपने लॉजिक के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट, पीडीएफ रिपोर्ट या एक्सेल रिपोर्ट या और टेक्स्ट रिपोर्ट आते हैं। बैंकिंग के स्टेटमेंट हमको चाहिए, तो वैसे ही फॉर्मेट में हमको चाहिए, हमको यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर ये। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में जनरेटर क्लास है, बेस्ड ऑन इनपुट हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पर वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। तो मेन चीज है हमारे पास में एक होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होना, एक होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होना बेस्ड ऑन कंडीशन। अब यहाँ पर हमारे पास में ये रिपोर्ट डाउ क्लास है। अब इसका क्या है कि
मेरे पास में जो रिपोर्ट डाउ है, तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा कि रिपोर्ट डाउ IMPL। ये ओरेकल से कर लिया, यहाँ पर क्या है ये MySQL से कर लिया। कहीं पर हम लोग MongoDB का यूज़ कर लेंगे। रिपोर्ट, अभी हमारे पास में ये कैशिंग मैकेनिज्म है ये। तो एज हम लोग क्या करते हैं, ई कैश भी कैशिंग करता है, रेडिस भी हमारे लिए कैशिंग करता है। तो अलग अलग अप्रोच है ये कैशिंग करने की। तो ये क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिनारो है ये। इसको मैं यहाँ पर ये मैं ऐड कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट ये मेरे पास में सिनारो है ये। अब मैं क्या करता हूँ कि IOC कंटेनर से मैं सभी के ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ मैं ये। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास में एक ही बार में क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे पास में क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट जितनी भी क्लासेस है, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कुछ हमारे पास में सिचुएशन होती है। तो कुछ ऑब्जेक्ट है जो हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमारा IOC कंटेनर स्टार्ट होता है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे रहेंगे कि क्लास तो है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। वो डिपेंड करेंगे कि किस एनवायरनमेंट में वो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। ये लाइक ये हमारे पास में डेटाबेस रिलेटेड क्लासेस है यहाँ पर ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हूँ मैं, जब मैं हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, उस समय हम क्या करेंगे कि ये वाले डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। तो हम लोग जब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। इवन इसकी भी क्लासेस अवेलेबल है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे यहाँ पर। फिर ये जब हम जाएंगे हमारे पास में आगे, हम लोग एज ए QA का एनवायरनमेंट रहता है, UAT का एनवायरनमेंट रहता है। तो हम लोग मानते हैं UAT एनवायरनमेंट जहाँ पर क्लाइंट अपनी टेस्टिंग करता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, QA एनवायरनमेंट में हमारी कंपनी के डेवलपर्स रहते हैं और हमारी कंपनी के ही टेस्टर रहते हैं, डेवलपर और QA। तो मैं ये दोनों टीम के लिए मैं MySQL डेटाबेस जो है वो उसको यूज़ करूँगा, और वो वाला सर्वर जो है मेरा MySQL डेटाबेस को पॉइंट करेगा। UAT के लिए जहाँ पर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पर क्लाइंट की टेस्टिंग टीम होती है, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि ओरेकल को यूज़ करेंगे। और प्रोडक्शन के लिए हम लोग मान लो MongoDB यूज़ कर रहे हैं।